आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं जहां एक शासक ने सिर्फ लड़ाइयां नहीं जीती बल्कि आने वाले 600 सालों के लिए भारत की तकदीर ही लिख दी। जी हाँ, ये कहानी है मोहम्मद गौरी और उसके साम्राज्य की। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। मतलब अफगानिस्तान के पहाड़ों में जन्मे एक अकेले इंसान की महत्वाकांक्षा ने भारत में 600 साल लंबे शासन की नींव आखिर रख कैसे दी। तो चलिए इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में तोड़ते हैं। हम गौरी की महत्वाकांक्षा से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि उस वक्त भारत की हालत क्या थी। इसके बाद तराइन की उन मशहूर लड़ाइयों की बात होगी और फिर देखेंगे कि कैसे एक साम्राज्य खड़ा हुआ। आखिर में हम इस जीत का विश्लेषण करेंगे और गौरी की विरासत को समझेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस शख्स से जिसका नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, जिसे हम सब मोहम्मद घोरी के नाम से जानते हैं। सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी वजह थी जो उसे पूरब यानी भारत की ओर खींच लाई। देखिए, गोरी का मकसद महमूद गजनवी की तरह सिर्फ आना, लूटना और वापस चले जाना नहीं था। नहीं, उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। वो एक साम्राज्य बनाना चाहता था। एक और बात थी, पश्चिम में मतलब सेंट्रल एशिया में ख्वारिज्म साम्राज्य तेजी से बढ़ रहा था, जिसने उसके लिए वो दरवाजे बंद कर दिए थे। तो जाहिर है उसकी नज़र भारत पर पड़ी, जहां वो एक परमानेंट एम्पायर खड़ा करना चाहता था। अब देखिए, गौरी की सफलता के पीछे सिर्फ उसकी अपनी महत्वाकांक्षा नहीं थी। उसे एक ऐसा भारत मिला जो कह सकते हैं अंदर से काफी बटा हुआ था। चलिए जरा देखते हैं कि 12वीं सदी के आखिर में भारत के राजनीतिक हालात असल में थे कैसे। तो सबसे बड़ी और अहम बात ये थी कि राजनीतिक तौर पर भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ था। बड़े बड़े शक्तिशाली राज्य तो थे, लेकिन उनका सारा ध्यान और सारी ताकत भारी खतरों से निपटने के बजाय एक दूसरे से लड़ने में ही जारी थी। मतलब आपसी दुश्मनी ज्यादा बड़ी थी। अगर आप देखें, दिल्ली और अजमेर के चौहान थे, कन्नौज के गहड़वाल, गुजरात के चालुक्य, ये सब अपने आप में बहुत ताकतवर थे। लेकिन इनके बीच एकता वो बिल्कुल नहीं थी। और यही चीज किसी भी बाहरी आक्रमणकारी के लिए एक सुनहरा मौका थी। और इसी बटे हुए भारत के माहौल में दो बड़ी ताकतें आमने सामने आती हैं। ये टकराव होता है तराइन के मैदान में, और यहाँ एक नहीं बल्कि दो लड़ाइयाँ होती हैं जिन्होंने पूरे उत्तर भारत का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया। लेकिन तराइन तक पहुंचना गौरी के लिए कोई आसान सफर नहीं था। आप देखिए, 1178 में उसे गुजरात में एक बहुत बुरी हार मिली थी, पर उस हार से उसने एक बड़ा सबक सीखा। उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, पहले पंजाब पर अपनी पकड़ मजबूत की और फिर जाकर वो पृथ्वीराज चौहान से टकराने के लिए तैयार हुआ। तो तराइन की पहली लड़ाई में 1191 में राजपूतों ने गोरी को बुरी तरह से हरा दिया। गोरी खुद घायल हुआ और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा। लेकिन सिर्फ एक साल बाद 1192 में वो वापस लौटा, और इस बार उसकी तैयारी, उसकी सेना, उसकी रणनीति सब कुछ बिल्कुल अलग था। उसने अपनी पिछली हार को एक ऐसी जबरदस्त जीत में बदल दिया जो इतिहास में दर्ज हो गई। तराइन की दूसरी लड़ाई में जीत कोई आखिरी मंजिल नहीं थी, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत थी। अब यहाँ से गोरी और उसके सेनापतियों ने तेजी से अपने साम्राज्य को मजबूत करने और उसे फैलाने का काम शुरू कर दिया। देखिए कैसे तेजी से सब कुछ हुआ। 1192 में तराइन जीते, 1193 तक दिल्ली को मिलिट्री हेडक्वार्टर बना लिया गया। अगले ही साल 1194 में कन्नौज के जयचंद्र को हरा के गंगा के मैदानों पर कब्जा कर लिया, और इसके बाद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने तो बिहार और बंगाल तक जीत हासिल कर ली। मतलब ये एक बहुत ही तेज और सिस्टमैटिक एक्सपेंशन था। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर तुर्कों को इतनी जबरदस्त और इतनी तेज कामयाबी मिली कैसे। इसका जवाब हमें तुर्की और राजपूत सेनाओं के बीच के कुछ बुनियादी फर्क को देखकर मिलता है। अगर हम दोनों सेनाओं को देखें तो फर्क साफ नजर आता है। तुर्कों के पास एक यूनिफाइड कमांड थी, एक लीडर, जबकि राजपूत सेनाएं अलग अलग सरदारों के प्रति वफादार थीं। टैक्टिक्स में भी बड़ा अंतर था। तुर्कों के पास तेज तरार घुड़सवार तीरंदाज थे जो हिट एंड रन टैक्टिक्स में माहिर थे। वहीं राजपूत सेना ज्यादातर हाथियों और पैदल सैनिकों पर निर्भर थी जो उतने फुर्तीले नहीं थे। और शायद सबसे बड़ा फर्क सामाजिक सोच का था। तुर्की सेना में एक गुलाम भी अपनी काबिलियत से जनरल बन सकता था, जबकि राजपूत समाज में जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी।
तो ये जो जीत थी, ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी। इसने भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हर पहलू को गहराई से बदल दिया। यहाँ से भारत के इतिहास में एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू होता है। तो गौरी की विरासत क्या थी? सिर्फ एक जीत नहीं, उसकी असली विरासत थी दिल्ली सल्तनत की नींव, जो उसके जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आया, जिसने पुराने सामंती ढांचे को कमजोर किया। एक नई इंडो मुस्लिम संस्कृति का जन्म हुआ और फारसी भाषा को दरबार की भाषा बनाया गया। इन बदलावों का असर सदियों तक रहा। लेकिन देखिए, 1206 में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। अब आमतौर पर ऐसा होने पर साम्राज्य बिखर जाते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके सबसे भरोसेमंद गुलाम सेनापति, जिन्हें उसने खुद तैयार किया था, वे इस साम्राज्य को संभालने और आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इतिहासकार प्रोफेसर के निजामी ने इस बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात कही है। वो कहते हैं कि गौरी की महानता इसमें नहीं है कि वो कभी हारा नहीं, बल्कि इसमें है कि वो 3 बड़ी हार के बाद भी खड़ा रहा और उसने मध्य युग के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की नींव रखी। इस मामले में वो महमूद गजनवी से कहीं आगे निकल जाता है। और अंत में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन तक पहुंच जाता है और सुल्तान बनता है। ये घटना उस नई राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में हमें क्या बताती है, जो इस जीत के बाद बनी? ये सिर्फ राजाओं का बदलना नहीं था, ये ताकत और मौके के पूरे खेल के नियमों का बदलना था।